बढ़िया एकदम। वेरी गुड मॉर्निंग। 9:32। जल्दी से बेटा आप लोग आ जाइए, टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास। और आपको शायद 10 मिनट का ब्रेक तो मिल ही गया है ना मेरे ख्याल से। 10 मिनट का ब्रेक तो मिल गया ना बेटा। 2 मिनट का। झूठ बोलते हो, झूठ झूठ, सभी के सभी झूठ। टेक्स्ट की बेच कितनी बजे फ्री हुई? 9:26 पर हुई क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा, मैं भी 5 मिनट लेट स्टार्ट करूंगा बस। वो तो डाउट चल रहा था ना बेटा, बेच तो 9:20 पे फिनिश हो गई थी ना, डाउट तो चलेंगे ना, डाउट आप पूछते रहो, डाउट तो आधे घंटे पूछो। बेच तो 9:20 पे फिनिश होगी, डाउट चलते रहेंगे 6-7 मिनट तक, मत बैठो डाउट में। अच्छा पढ़ाई चल रही थी। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। मोटर कार एग्जिबिशन पढ़ा रहे थे। ओके, चलो बेटा चाय वगैरह पी ली, चाय कॉफी हो गई आपकी? चाय कॉफी पोहे जलेबी नाश्ता हो गया? समोसे? क्या दिन थे बेटा। हाँ चलो, वो दिन वापस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंतजार करो, कुछ दिन में आने ही वाले हैं। और बेटा वैक्सीन लगाने की तैयारी कर लेना, आज से स्टार्ट हो गया ना रजिस्ट्रेशन। तो बेटा आज से हमने आपको लिंक भेजी है, रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और एज अर्ली एज पॉसिबल अपने अपने एरिया में जहां भी हो सबसे पहले करवाना वैक्सीनेशन। बेटा मैं देख रहा हूं कि जो जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको यदि कोविड हुआ भी है, कोरोना हुआ भी है, तो वो काफ़ी सेफ जोन में है। कोरोना तो फिर भी हो सकता है लेकिन वो काफ़ी सेफ रहेंगे, इसलिए बेटा जरूरी है कि आप वैक्सीन लगा लें। उससे आप अपने आप को भी सेफ करेंगे, अपने आसपास वाले को भी और अपने पेरेंट्स को भी। तो सबसे पहली फुर्सत में तो आपके पेरेंट्स की वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, पहली फुर्सत में। आपके जितने भी घर में ओल्ड एज पर्सन है, और आपके जो मम्मी पापा तो ओल्ड एज नहीं है खैर, उनको भी वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, और आपका भी। मेरे तो दोनों हो चुके बेटा। हाँ आरोग्य सेतु ऐप पर। हाँ जो भी बेटा, जैसे भी करवाना है। हाँ वैक्सीन के बाद बेटा फीवर आपको आएगा, 1-2 दिन तक तो आएगा, थोड़ा सा हाथ में दर्द भी होगा जहाँ वैक्सीन लगा है, थोड़ा सा बॉडी भी होगा, थोड़ा सा फीवर भी आएगा, सब होगा 1 से 2 दिन तक। और जो जितनी ज़्यादा कम एज वाला है उसको वैक्सीन के बाद प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब, लेकिन वो प्रॉब्लम टेम्पररी है, होगी, प्रिपेयर रहो उसके लिए। जितने ओल्ड एज हैं उनको तकलीफ नहीं है वैक्सीन में, जो 70 साल के, 75 के, 80 की, उनको वैक्सीन के बाद कोई फीवर नहीं, कोई पेन नहीं, लेकिन आपको आएगा। मतलब वो वायरस आपके इसमें जब एंटीबॉडी बनाएगा तो उसको आपसे ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यंग है, इसलिए आपको ज़्यादा फीवर आ सकता है। मुझे भी आया था बेटा, थोड़ा बहुत आया था, क्योंकि मैं भी तो यंग ही हूँ ना, तो मुझे भी ज़्यादा फीवर आया था। कोई छुट्टी नहीं। क्या, आपको तो बस छुट्टी चाहिए। ओके चलिए, नाउ 9:35। मैंने आपको कहा था मैं आपको 5 मिनट बेच डिले कर दूंगा, आपका लेट छुटा है तो। मैंने तो वैक्सीन लगवा लिया, दोनों वैक्सीन हो गए, दोनों हो गया, मेरा सब हो गया। हाँ बोलो। हाँ हाँ मुझे पता है ना। तो चलिए बेटा, मैंने आपको 9:35 हो गया है, मैं आपकी बेच 10 मिनट लेट ही स्टार्ट करूंगा, 9:36 पे करूंगा। हाँ बेटा सी एग्जाम पोस्टपोन होगी, पर आपकी थोड़ा हुई है अभी, वो तो जिन्होंने जो पिछली बार अटेम्प्ट था, आपकी तो वही होगी बेटा। हाँ बेटा, मेरा फेसबुक नहीं हुआ था, मेरा फेसबुक किसी ने नया बना लिया, नया अकाउंट खोलकर वहां से लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दिए, 10,000, 10,000 दो, 10,000 दो, 10,000 दो। वो पुराने स्टूडेंट मैसेज कर रहा है, अरे कैसे हो, बोले अच्छा हूँ, कहाँ हो, बोले अच्छा इंदौर में हो, अच्छा अच्छा, अरे यार मुझे 10,000 रुपये चाहिए, ये मेरा पेटीएम नंबर है, मैं कल वापस दे दूंगा, ऐसे करके वो 10,000 रुपये मांग रहा था सबसे। हाँ अभी केसेस बहुत हो रहे हैं।
तो बेटा वो उसने एक फेक अकाउंट बनाकर, एक फेक आईडी से अकाउंट बनाकर उसने किया था वो, हमने वो अकाउंट बंद तो करवा दिया। हाँ बेटा, एक इंदौर के फेमस सीए हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ, कई लोग के साथ हो रहा है बेटा। नहीं पकड़ा है हमने, उसका देख लिया, उसने फेक है, उसने फेक, उसका आधार कार्ड फेक है, उसका एड्रेस फेक है, सब हमने पता कर लिया। चलिए बेटा, मैंने आपको 11 मिनट का ब्रेक दे दिया है 9:36 के बाद। अभी देखिए 9:37, तो आपको 10 मिनट का ब्रेक मिल गया कि नहीं मिल गया? मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया। 10 मिनट का ब्रेक हो गया ना, अब पढ़ा दूं बेटा? हाँ, मैं भी चाहता हूं कि आपको ब्रेक मिलना चाहिए। चलिए, ज्यादा लोड नहीं आएगा आपके ऊपर। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, उसका आंसर तो हम टेली कर ही सकते हैं, और मुझे तो बेस से निकल के बाहर गया। 15 से 20 मिनट बाद मुझे आंसर आ गया। 15 से 20 मिनट बाद मुझे पर आंसर आ गया था, सॉल्यूशन आ गया था। मैंने उसका सॉल्यूशन आपको भेजा भी है ग्रुप पर। हाँ बेटा, 26350 नेट प्रॉफिट है पहले डिपार्टमेंट एक्स का, और 16,350 है डिपार्टमेंट वाई का, और 29,300 है डिपार्टमेंट जेड का। यह है डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट। ओ, आंसर दिया हुआ था, ओके ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिपार्टमेंटल पीएनएल में आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम पढ़ते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अब बेटा देखिए, जो हमने कल स्टार्ट किया था कि डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं और हर डिपार्टमेंट का हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हेलो, मैं पप्पू क्लास में हूं, मैं लगाता हूं। इंटर डिपार्टमेंट बेटा, एक डिपार्टमेंट, तो हम हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट अलग अलग फाइंड आउट करते हैं, और क्यों करते हैं वो हमने कल पढ़ा। अब आज पढ़ेंगे, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को यदि अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज ट्रांसफर करता है तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, और उसके क्या स्पेशल एडजस्टमेंट होंगे। तो हमें पढ़नी है अकाउंटिंग फॉर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। बेटा जहां पर क्यों मतलब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर क्या होता है, मैं क्लास में वो लगाता हूं। हाँ बेटा, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है, हाँ करता है, प्रोडक्ट भी और सर्विसेज भी, सर्विसेज और प्रोडक्ट दोनों। अब देखिए बेटा, जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, जैसे कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो भी है, एक से ज्यादा है जो भी है, एक अपना एचआर डिपार्टमेंट है। एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, जिन जिन डिपार्टमेंट को स्टाफ चाहिए उनको वो स्टाफ प्रोवाइड करता है। जैसे अभी आप देखिएगा नहीं, डिपार्टमेंट यहां पर ए है, बी है, सी है, ये तीन तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहां प्रोडक्शन होता है, और यहां पर एक है स्टाफिंग, स्टाफिंग यानी एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। ये इस डिपार्टमेंट का काम क्या है, ये कोई प्रोडक्शन नहीं करता ना सेल करता है, बल्कि एबीसी डिपार्टमेंट या और कोई भी डिपार्टमेंट है तो उनको जो जब स्टाफ चाहिए तो वो प्रोवाइड करता है। तो जो स्टाफिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वहां पर जो खर्चे लगे, एक्सपेंसेस लगे, यहाँ के जो एचआर ऑफिसर उसकी सैलरी, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर स्टाफ उनकी सैलरी, ऐसे यहाँ के जितने भी खर्चे हैं स्टाफिंग डिपार्टमेंट के, वो खर्चे जो हो रहे हैं यहाँ पर, वो खर्चे क्या हो रहा है, ये एचआर डिपार्टमेंट सर्विसेज दे रहा है दूसरे डिपार्टमेंट्स को। तो ये क्या हो गया, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट दूसरे को दे रहा है सर्विसेज। तो क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, इसके सारे खर्चों का कुछ हिस्सा ए से चार्ज करेंगे, कुछ बी से, कुछ सी से, तो वो एक्सपेंसेस यहां से क्रेडिट होकर एबीसी में डेबिट होगा। तो ये तो हुआ
ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज यानी एचआर डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वगैरह को, तो ये तो होता है ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज। और एक होता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स या ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट, उसमें केसेस स्पेशल बनते हैं। तो क्या एक डिपार्टमेंट दूसरे को अपना गुड्स या प्रोडक्ट भी ट्रांसफर करता है? यस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लूं, एक डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट, उसका काम क्या है? गुड्स खरीदना। और दूसरा डिपार्टमेंट है सेलिंग डिपार्टमेंट, उसका काम है गुड्स को बेचना, खरीद कर बेचना। ठीक है बेटा, तो एक डिपार्टमेंट खरीदता है वो परचेज डिपार्टमेंट, दूसरा बेचता है वो सेलिंग डिपार्टमेंट। ये हो गया दो अलग अलग डिपार्टमेंट। इसके अलावा एक हो सकता है, एक डिपार्टमेंट है मान लीजिए ए, वो प्रोडक्शन करता है, और सेल नहीं करता, वो गुड्स बनाकर डिपार्टमेंट बी को दे देता है सेल करने के लिए। अब देखिए, डिपार्टमेंट ए है, वो गुड्स सिर्फ प्रोड्यूस करता है और वो सेल नहीं कर रहा क्योंकि उसका फोकस प्रोडक्शन पर है। और एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया गया, सेलिंग डिपार्टमेंट, जिसका काम ही सिर्फ सेल करना है, तो वहां का मैनेजर सिर्फ सेलिंग पर फोकस करता है। तो अब यहां पर दो डिपार्टमेंट है। अब यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो अपना प्रोडक्ट बनाकर सेलिंग डिपार्टमेंट को भेजेगा, वो कॉस्ट प्राइस पर ही भेज दे, जिस कॉस्ट पर बनाया उसी पर भेज दे, या कुछ प्रॉफिट लेकर भेजे। वो अपना प्रोडक्ट, कॉस्ट डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो अपना प्रोडक्ट सेलिंग डिपार्टमेंट को कॉस्ट पर ही भेज दे या कुछ प्रॉफिट लेकर भेजना ज्यादा सही होगा। यदि आप कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड करके भेजना ज्यादा सही होगा। यदि आप दोनों डिपार्टमेंट को अलग अलग प्रॉफिट सेंटर मानते हैं और आप दोनों डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्ट कॉस्ट पे न भेजे। आप ये मान लो कि ये दो अलग डिवीजन है, आप इसको दो अलग अलग बिजनेस मानो, दो अलग अलग व्यक्तियों का बिजनेस मानो। एक व्यक्ति का काम है प्रोडक्शन करना, दूसरे का काम है होलसेल करना, बेचना। एक का काम है सिर्फ प्रोडक्शन करना। अब मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चर क्या करता है, बल्क में गुड्स बनाता है और वो बेचने का हेडेक लेना नहीं चाहता। यार भाई मैं क्या क्या करूंगा, एक व्यक्ति के लिए सारे काम पॉसिबल नहीं होते, तो उसने काम अपना फोकस रखा सिर्फ प्रोडक्शन पर। वो 100 रुपीज में गुड्स बनाता है और जो होलसेलर है, जो बल्क में डील करते हैं, उनको वो 120 में बेच देता है, 120 में बेच देता है बल्क में, लॉट का लॉट। बना 100 में, बेचा 120 में, बना 100 में, बेचा 120 में, 20 रुपए का मुनाफा काफी है। और दूसरा जो होलसेलर है, वो इससे 120 में खरीद कर मार्केट में कस्टमर को, या वो जाकर वहां वो 150 में आगे सेल करता है, 30 रुपए का प्रॉफिट वो कमाता है। तो भाई यदि मैं मैन्युफैक्चर हूं, मैं 100 में बनाता हूं, मैं बेच देता हूं व्यापारियों को 120 में, और व्यापारी उसको 150 में बेच के मुनाफा कमाते हैं 30 मेरी वजह से। तो एक काम करूं, वो मैं ही बेचना शुरू कर दूं 150 में, क्यों मैं उनको दूं 120 में, और क्यों ना मैं 150 में ही बेचना शुरू कर दूं। लेकिन यदि मैं बेचने लग गया तो मेरा फोकस प्रोडक्शन से हट जाएगा, क्योंकि बेचना और डिफिकल्ट टास्क है, बहुत मार्केटिंग डिफिकल्ट टास्क। कैसे बेटा, उसमें कितनी बिजनेस मैनेजमेंट है। एक तो मार्केटिंग टीम इकट्ठी करो जो माल बेचने के लिए, मतलब ऑर्डर लाने के लिए एफर्ट्स करें, फिर बेचने पे भी तो खर्चे लगते हैं, शोरूम, सेलिंग एक्सपेंसेस, बहुत सारे खर्चे, और फिर बैड डेट्स का डर भी तो होता है। तो बेटा 30 में मुनाफा दिख रहा है लेकिन उसमें परेशानी नहीं दिख रही, और यदि मैं सेलिंग पे लग गया तो मेरा प्रोडक्शन से फोकस हट जाएगा। तो मैं तो प्रोडक्शन से 20 रुपये कमाना मेरे लिए काफ़ी है, बजाय कि मैं 30 रुपीज़ कमाने की सोचूं, मैं इधर 20 रुपीज़ ज़्यादा ना कमा लूँ, प्रोडक्शन बढ़ाकर एक्सपांशन कर करके। तो बेटा हर व्यक्ति की अपनी अपनी बिजनेस होती है, हर व्यक्ति की अपनी लिमिटेशन होती है। तो इसलिए एक व्यक्ति माल बनाता है और वो बल्क में होलसेल रेट पर 120 में दे देता है व्यापारी को, और व्यापारी उसको 120 में खरीद कर आगे कस्टमर तक 150 में पहुंचा देते हैं। तो ये तो मार्केट है, ये तो यही तो बिजनेस का पूरा सर्कल है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है
उसके पास ह्यूज रिसोर्सेस हैं, वो सोचता है मैं ही एक डिपार्टमेंट बना लूं माल बनाने के लिए और मेरा ही एक डिवीजन माल बेचेगा। क्यों मैं बाहर वालों को दूं 150 में, क्यों दूं 120 में? मेरा ही एक डिपार्टमेंट, एक अलग विंग, अलग मार्केटिंग मैनेजर, अलग फंडिंग, अलग ही बिजनेस मान लो उसको। इसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसी एंटिटी में एक और डिपार्टमेंट खोल लिया, सेलिंग डिपार्टमेंट। अब 150 में वो बेचने का उसको कहा कि भाई तुम, तो अब वो सेलिंग डिपार्टमेंट मार्केट में बेचने का काम भी करेगा 150 में। तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माल बनाएगा और भेजेगा उस सेलिंग डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन वाला बनाएगा 100 में और वो सेलिंग वाले को दे देगा कि भाई ये लो तुम बेचो, तुम्हारा काम, मेरा काम प्रोडक्शन का है। प्रोडक्शन मैनेजर का फोकस सिर्फ प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, वही नहीं समझता है, इतना बल्क प्रोडक्शन होता है, तो वो सेल कहां से करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर। सेल का काम दे दिया सेल मैनेजर को। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 100 में बनाकर सेलिंग डिपार्टमेंट को कितने में दे? 100 में दे या 120 पे दे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो सेलिंग डिपार्टमेंट को 100 पे दे या 120 पे दे? तो 120 अप्रोप्रिएट आंसर है रादर देन 100। क्या वजह है? यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 100 में बनाकर 100 में भेजेगा, अच्छा मेरी बात सुनो, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यदि अकेला होता, सेलिंग डिपार्टमेंट नहीं होता, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 100 में बनाकर 120 में बल्क सेल करता नहीं कर रहा था, बल्क 120 में बेच ही रहा था इजीली। ऐसे ही ऑर्डर आ जाते थे। पूरा ध्यान फोकस है प्रोडक्शन पर, बस 100 में बनाने पर ध्यान दो, 120 में बिक ही जाएगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 20 तो वैसे ही कमा रहा था ना। यदि इंटरनली सेलिंग डिपार्टमेंट नहीं होता तो आउटसाइडर से ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 20 रुपए इजीली कमा लेता। और जो आज वो जो सेलर थे, जो होलसेलर जो हमसे 120 में खरीद कर 150 में बेचते थे, उसकी जगह हमने सेलिंग डिपार्टमेंट खोल दिया। वो हमसे खरीदते 120 में थे और बेचते 150 में थे। उन्हें 30 रुपए का ग्रॉस मार्जिन होता था, उन्हें 30 का ही होता था। तो 20 रुपए का प्रॉफिट होता था ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग और 30 रुपए का प्रॉफिट होता था ड्यू टू सेलिंग। ध्यान दो, 20 रुपए का प्रॉफिट होता था ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग और 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उन बेचने वालों को ड्यू टू सेलिंग। अब जब हम दोनों एक्टिविटी हम ही कर रहे हैं, बना भी हम रहे, बेच भी हम रहे, तो हमारा जो 100 रुपए में बनाकर 150 में बेचते हैं, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट 50 रुपए का होता है ग्रॉस। ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को 50 रुपीज होता है, पर 50 रुपीज में कितना प्रॉफिट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग है और कितना प्रॉफिट ड्यू टू सेलिंग है? तो ये प्रॉफिट 20 रुपए का ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग है, 30 रुपीज का ड्यू टू सेलिंग है। 20 रुपए का प्रॉफिट इट इज ए परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 30 रुपीज इज ए परफॉर्मेंस ऑफ सेलिंग डिपार्टमेंट। आज हमारा सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता, सेलिंग डिपार्टमेंट नहीं होता, तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 20 कमाता। तो मैं बनाकर 120 में बेचता, 20 कमाता। और यदि चलो हटाओ, यदि प्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ सेलिंग डिपार्टमेंट होता, हमारा काम सिर्फ सेलिंग होता, तो हम 120 में खरीद कर, हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते, तो मार्केट से कितने में खरीदते? 120 में खरीद कर 150 में बेचते, तो 30 ही कमा पाते। तो प्रॉफिट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग तो 20 ही है ना, और प्रॉफिट ड्यू टू सेलिंग 30 है ना। तो जब हमने दो डिपार्टमेंट किए हैं और दोनों को बनाया है इसलिए कि परफॉर्मेंस और दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग हम इसलिए कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस एवोल्यूशन तो हो कि कितना प्रॉफिट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, कितना प्रॉफिट ड्यू टू सेलिंग, ताकि पता पड़े कि सेलिंग हमारी एक्टिविटी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो उस केस में हमारे लिए होना ही चाहिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्ट 100 में बनाए, उसकी कॉस्ट 100 हो। बाहर बेचता तो 120 में ही बेचता। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलोन होता, स्टैंड अलोन अकेला होता, इंडिविजुअल होता और सेलिंग डिपार्टमेंट नहीं होता, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 100 में बनाकर 120 में सेल करने वाला था, तो वो अपने इंटरनल डिपार्टमेंट सेलिंग को भी 120 पे ट्रांसफर करे, ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर करे, उस होलसेल प्राइस पे ट्रांसफर करे। और बाद में वो सेलिंग डिपार्टमेंट तो यहां पर 20 रुपीज का प्रॉफिट डिपार्टमेंट बुक कर ले मैन्युफैक्चरर, क्योंकि यदि ये सेलिंग डिपार्टमेंट नहीं होता तो भी 20 रुपीज का प्रॉफिट तो इस मैन्युफैक्चरर को होता ही ना। तो क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग से होने वाला प्रॉफिट 20 रुपीज अलग रख दिया जाए और उधर 30 रुपीज का प्रॉफिट। यदि आज हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट नहीं होता, सिर्फ सेलिंग होता, तो हम प्रॉफिट कितना कमा पाते? 30 रुपया। तो 30 रुपये प्रॉफिट ही हुआ है ड्यू टू सेलिंग एक्टिविटी, और ये भी ग्रॉस मार्जिन है, इसमें अभी एक्सपेंसेस घटना बाकी है। तो ये ग्रॉस मार्जिन हमने दोनों डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस, प्रॉफिट परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के लिए जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होना चाहिए वो कॉस्ट प्राइस पर ना होकर के नियर टू मार्केट प्राइस, यानी कॉस्ट प्लस मार्जिन पर होना चाहिए, जिसको कहा जाता है ट्रांसफर प्राइस, टीपी, ट्रांसफर प्राइस। तो जिस प्राइस पर एक डिपार्टमेंट अपने ही इंटरनल डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है उसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। और ट्रांसफर प्राइस में इंक्लूड होना चाहिए
प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। तो यहां पर क्या है, यह है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, यह है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। इसकी यह है सेलिंग डिपार्टमेंट, है ना बेटा। यहां पर यह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹100, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹100। हाँ बेटा, आपको जो लगे, ये तो बेसिक है, बेसिक के लिए तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो। और यहां पर ट्रांसफर टू सेलिंग डिपार्टमेंट एट 120 एट ट्रांसफर प्राइस। और तो यहां पर प्रॉफिट हो गया ₹20 का। तो ये जो प्रॉफिट है ₹20, ये है नोशनल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बेटा एक्चुअल नहीं है, नोशनल है, क्योंकि ये इंटर डिपार्टमेंट है। अभी ये माल किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बिका ना, ये तो एक डिपार्टमेंट ने अपने ही किसी डिपार्टमेंट को भेज दिया, तो एक्चुअल में तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फिर ये कौन सा वाला है? ये नोशनल प्रॉफिट है, सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट है। प्रॉफिट परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करने के लिए ये प्रॉफिट बुक किया गया है, पर एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है। पर परफॉर्मेंस इवेल्यूशन के लिए, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट इवेल्यूशन के लिए हमने प्रॉफिट बुक कर लिया नोशनल। इसको कैसे क्या एडजस्ट करेंगे, आपके सामने सब आएगा, सब कुछ क्लियर होगा। अब ये 120 में क्यों भेजा है, इसका मैंने 3 बार रीजन बता दिया। अब ये आप नहीं पूछ सकते कि सर ये 120 में क्यों भेजा, मैंने रीजन बता दिया। अब आपको नहीं सुना तो शाम को लेक्चर फिर से देख लेना। अब यहां पर टू ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट 120, ये 120 जो है ना, कॉस्ट फॉर सेलिंग डिपार्टमेंट। सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए 120 क्या होगी, ट्रांसफर प्राइस होगी कॉस्ट। तो ये ट्रांसफर प्राइस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए सेल प्राइस है, लेकिन सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब यहां इसने बाय सेल्स और बाय स्टॉक, 2 मिनट के लिए मान लें कि ये स्टॉक नील हो गया और ये माल बिक गया 150 में, तो यहां प्रॉफिट आया 30। ये प्रॉफिट है एक्चुअल, ये प्रॉफिट हमेशा होगा एक्चुअल। अब देखिए जनरल P&L, यानी दोनों डिपार्टमेंट का P&L कंबाइंड। बेटा ये इस दोनों डिपार्टमेंट का ऑनर तो एक ही है, एंटिटी एक है, ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, तो डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट भी उसी एंटिटी का, डिपार्टमेंट सेलिंग का प्रॉफिट भी उसी एंटिटी का, उसी ऑनर का। ऑनर तो एक ही है ना, वो कंपनी है या फर्म है या प्रोप्राइटरी है, जो भी है, ऑनर तो दोनों डिपार्टमेंट की एक ही है। तो ये दोनों प्रॉफिट अल्टीमेटली जो आएंगे जनरल P&L में आएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट भी इधर आ गया, सेलिंग का प्रॉफिट भी इधर आ गया। अब देखिए जो सेलिंग डिपार्टमेंट है उसका प्रॉफिट तो एक्चुअल है, क्योंकि 120 में खरीद कर 150 में इसने बाहरी व्यक्ति को बेचा है, आउटसाइडर को बेचा है। यदि बेचा है आउटसाइडर को,
तो आउटसाइडर से जो प्रॉफिट होगा वो तो एक्चुअली होगा ना, तो ये प्रॉफिट 30 रुपीज कौन सा हुआ? एक्चुअल, क्योंकि ये हुआ है फ्रॉम आउटसाइडर। अब बेटा ये प्रॉफिट जो नोशनल, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा अच्छे से, ये सिर्फ यस नो नहीं, मुझे और कमेंट बेटा थोड़ा हाँ ये भी है कि कैसे पता पड़ेगा आपको बेटा। अब मुझे इस 20 रुपए के प्रॉफिट के बारे में बताइए। हाँ, राठौड़ ने कहा कि टोटल प्रॉफिट 50 सर, बट सेल को पीएनएल में जाएगी ना, ये बात क्या हुई? टोटल प्रॉफिट 50, मैं 20 रुपए के प्रॉफिट के बारे में पूछ रहा हूं और आप 50 पे बोल रहे हैं। यस, नोशनल प्रॉफिट टर्न इनटू एक्चुअल, ये सही जवाब था। नोशनल प्रॉफिट टर्न इनटू एक्चुअल, ये करेक्ट परफेक्ट रिप्लाई था। जो नोशनल प्रॉफिट था वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि देखिए आप बेटा 100 रुपए की कॉस्ट थी ऑर्गेनाइजेशन की, अल्टीमेटली वो गुड्स वही वाला 100 वाला गुड्स बिक तो 150 में गया, तो 20 रुपए का प्रॉफिट जो नोशनल था, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने बुक किया था, वो प्रॉफिट एक्चुअल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सेलिंग डिपार्टमेंट ने उस 120 को कॉस्ट माना, तो सेलिंग डिपार्टमेंट ने 20 को भी कॉस्ट माना, और 20 को भी कॉस्ट मानकर वो माल बेच दिया उसने 120 प्लस 30 में। तो बेटा बाहरी व्यक्ति से, आउटसाइडर से 100 भी मिला, 20 भी मिला और 30 भी मिला, जो कॉस्ट थी ऑर्गेनाइजेशन की वो भी मिल गई, 20 रुपए का प्रॉफिट जो मैन्युफैक्चरर ने बुक किया था वो भी मिल गया, और 30 रुपए उसके अबो मिल गया। तो बेटा आउटसाइडर से न सिर्फ 100 मिला, 100 प्लस 20 प्लस 30 मिला कुल, तो वो 20 का प्रॉफिट जो नोशनल था वो रियलाइज हो गया। जो जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट को जो नोशनल प्रॉफिट बुक किया था, वो ट्रांसफरर के लिए, भेजने वाले के लिए तो प्रॉफिट ही था ना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संगठन के लिए, एंटिटी के लिए वो था नोशनल। बेटा डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरर कहेगा भाई मैंने माल बनाकर रूम में भेज दिया, मैंने तो 20 रुपए प्रॉफिट मेरा तो हो गया ना, अब तुम नहीं बेचो तुम्हारा हेडेक, तो 20 रुपए प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर को तो हो गया, अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इंटरनल प्रॉफिट है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये प्रॉफिट अभी काल्पनिक है, हवाई है, नोशनल है, हाइपोथेटिकल है, इंप्यूटेड है, 20 रुपए का प्रॉफिट। हाँ, लेकिन जब सेलिंग डिपार्टमेंट ने वही वाला माल आगे किसी को बेच दिया 120 प्लस 30 में, तो 120 में 20 भी रियलाइज हो गया, तो 20 जो नोशनल प्रॉफिट था फॉर ऑर्गेनाइजेशन नाउ कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल प्रॉफिट। बेटा क्वेश्चन बदलने वाले को मैं आपको बोल चुका हूं बेटा, क्वेश्चन बदलने का अभी आपको कोई मीनिंग नहीं है, जो बताया जा रहा है उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता। तो आप खुद सोचिए बेटा, क्या मैं आपके हिसाब से क्वेश्चन चेंज करके बता सकता हूं? नहीं। इसलिए बेटा आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। मैं बताता हूं, आप बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्टिव चलिए। नॉर्मल लॉस हो गया तो क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस हो गया तो क्या होगा, वो तो बेटा कॉस्टिंग में है, आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ लेना, यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं है। तो ये बातें बेटा बिल्कुल फालतू हो रही है, जितना बताऊं उसमें कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। तो बेटा नोशनल प्रॉफिट ऑफ ₹20 कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल प्रॉफिट, तो इसलिए अब बेटा, और मैंने खर्चे वर्चे, अब बोले खर्चे नहीं लिए सर, बेटा मैं समझाऊं क्या, खर्चे भी लेके समझाऊं, पूरा क्वेश्चन ले लूं क्या? तो बेटा अभी बेसिक तो समझो। तो ये हमारा प्रॉफिट 2030, ये पूरा प्रॉफिट 50 रुपया हो गया एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल। और ये प्रॉफिट भी अब क्या हो गया, नाउ रियलाइज्ड, नाउ रियलाइज्ड, क्योंकि वो 120 वाला माल सेलिंग डिपार्टमेंट ने बेच दिया, तो ये प्रॉफिट बुक किया था मैन्युफैक्चरर ने, ये प्रॉफिट बुक किया था मैन्युफैक्चरर ने, पर हमें बाहर से लाके दिया है सेलिंग डिपार्टमेंट ने, पर वो प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग का माना जाएगा। भले वो प्रॉफिट सेलिंग डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे पास आया है, पर ये
₹20 का प्रॉफिट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग है। आज यदि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट नहीं होता तो हम ये प्रोडक्ट 100 में कैसे बना लेते? यदि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग टीम, मैन्युफैक्चरिंग हमारी फैक्ट्री नहीं होती तो हमें हम ये प्रोडक्ट 100 में थोड़ा बना सकते। यदि हमारी फैक्ट्री नहीं होती और हम सिर्फ इस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे होते, ट्रेडिंग कर रहे होते, तो हमें 120 में बाहर से खरीदना पड़ता, तो 150 में बेच पाते। तो जो ₹20 का प्रॉफिट हुआ है वो ट्रेडिंग की वजह से नहीं, सेलिंग की वजह से नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हुआ है। इसलिए हमने एक्टिविटी वाइज प्रॉफिट बुक करने के लिए कि ये प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग बुक कर लो, चाहे वो नोशनल हो। बाद में तो हम उसका हिसाब किताब देख लेंगे, वो अभी नोशनल है, लेकिन आगे उसका क्या एडजस्टमेंट होगा ये आप खुद जज करेंगे कि मैंने जो नोशनल प्रॉफिट बुक कर लिया, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट बुक कर लिया, ये सिर्फ अकाउंटिंग बैलेंस बुक किया है टेम्परेरी, लेकिन ईयर एंड में यदि वो रियलाइज हो गया तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट। यदि ये प्रॉफिट रियलाइज है तो इसकी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये है एक एग्जांपल इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो ये था इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का एक एग्जांपल। अब एग्जांपल सेकंड, एग्जांपल 2, ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एग्जांपल लिख लेना। ये सेलिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ए और सेलिंग डिपार्टमेंट बी। यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100, ट्रांसफर टू बी डिपार्टमेंट एट 120, ये है ट्रांसफर वाइज। और ये तो हम लिख रहे सब, ये तो लिखेगा प्रॉफिट, और हम जानते हैं प्रॉफिट नोशनल है। अब यहां आया गुड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट एट 120, इट इज कॉस्ट टू ट्रांसफरी डिपार्टमेंट, कॉस्ट टू बी डिपार्टमेंट। 120 क्या है? कॉस्ट टू, ये है सेलिंग प्राइस फॉर ट्रांसफरर, भेजने वाले के लिए ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन प्राप्तकर्ता विभाग के लिए ये कॉस्ट प्राइस है। इट इज सेल प्राइस फॉर ट्रांसफरर डिपार्टमेंट बट कॉस्ट फॉर ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। ठीक है बेटा, 120 में आया। यहां पर ये माल इससे नहीं बिक पाया, ये माल इससे नहीं बिक पाया, इसके यहां स्टॉक में रह गया बाय स्टॉक। अब मुझे बताइए, ये सेलिंग डिपार्टमेंट अपना स्टॉक कॉस्ट पर दिखाए या कॉस्ट टू बी डिपार्टमेंट पर? कॉस्ट मतलब 100 पर दिखाए या 120 पर? 120 पर दिखाएगा, क्योंकि सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए तो यही कॉस्ट है, और बी डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग में तो बी डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट आएगी 120 आएगी, उसके लिए आया भी 120 पर है। और मैंने पिछले एग्जाम्पल बताया था कि वो 120 सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट है, तो इट इज कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी। ये है कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी, क्योंकि उसके लिए आया भी 120 पे था, तो वो अपने स्टॉक को अपनी कॉस्ट पे वैल्यू करेगा। बी डिपार्टमेंट अपने स्टॉक को अपनी कॉस्ट पर, कॉस्ट पे नहीं, अपनी कॉस्ट पर, अपनी बी की अपनी कॉस्ट क्या है? 120। अब हाँ 120 तो बी इसके लिए कॉस्ट ही है। अब यहां पर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अब इधर जनरल पीएनएल, बेटा ये पीएनएल है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, वो तो था डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का, और सारे प्रॉफिट एक जगह इकट्ठा करने पड़ेंगे। बेटा डिपार्टमेंट ए बी सी डी 4 है या 3 है या 2 है, वो डिपार्टमेंट प्रॉफिट निकालने के बाद उन्हें एक जगह लाना पड़ेगा, और वो एक जगह लाने की जगह कौन सी है? जनरल पीएनएल, ऑर्गेनाइजेशन पीएनएल। तो यहां पर
बाय प्रॉफिट फ्रॉम ए डिपार्टमेंट 20 आया और बी डिपार्टमेंट से नील आया। ठीक है बेटा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग है, बुक्स चल रही है, यह सब डेबिट क्रेडिट मतलब बुक्स चल रहा है। इट इज नॉट मेमोरेंडम, इट इज एक्चुअल अकाउंटिंग। और बेटा ये बुक्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन की है, एक ही एंटिटी है, एक ही ऑनर है, एक ही कंपनी है, और वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट है। अल्टीमेटली हमने सिर्फ अकाउंटिंग पर्पज से, प्रॉफिट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से ये सारी हमने एडजस्टमेंट की है कि हम 120 पे भेजें, 20 का प्रॉफिट बुक कर लें, उधर 120 को कॉस्ट मान लें वहां, और वहां पर स्टॉक डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट पे दिखा दें। तो ये हमने सिर्फ किया है प्रॉफिट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, हमने ऐसा किया है, ये सब किया। हाँ अब यहां पर केशव 20 एक्चुअल नहीं वादी थी, यस, तो क्या करें, नोशनल प्रॉफिट एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं हुआ, एक्चुअल में कन्वर्ट नहीं हुआ, यस, ये तो रियलाइज नहीं हुआ है, तो एंटीसिपेट कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इतना इतना इतनी नहीं बेटा, शिकायती क्यों रखते हो, इतनी शिकायती मत बनो। मतलब बजाय किसी को ऑब्जेक्शन उठाने के आगे बढ़ के उसका सॉल्यूशन निकालो कि सर ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो फिर ये हम करेंगे नहीं, मतलब तो बेटा कर तो रहे हैं वो, और ये इतना एक अकाउंटिंग बनी है तो हम इसको गलत तो बोल नहीं सकती। तो शिकायती लाल बनने से अच्छा है बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ हो, जो सर ये ऐसे तो कैसे कर सकते हैं, इसकी वजह सॉल्यूशन निकालो ना। वो ज़्यादा दिमाग उस तरफ लगाओ तो आप तो सिर्फ गलती दिमाग लगाओगे तो हाँ फ्यूचर में हो जाएगा ना कन्वर्ट। हाँ तो अब क्या करें, रेवेन्यू क्रिएट अगेंस्ट नोशनल प्रॉफिट। अब बेटा यदि मैं कुछ नहीं करता हूं, ठीक है बेटा, ये जो प्रॉफिट हमने 20 रुपीज ले रखा है नोशनल, क्योंकि डिपार्टमेंट बी उसको बेचने से मैं असमर्थ रहा, वो मतलब, तो 20 रुपए का प्रॉफिट, 20 रुपए का प्रॉफिट जो हमने बुक किया था वो अभी प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ है। वो 20 रुपीज का प्रॉफिट अभी क्लोजिंग स्टॉक 120 में जुड़ा है और वो प्रॉफिट अभी अनरियलाइज्ड है। तो ईयर एंड में क्या करो, जो साल भर ट्रांसफर करते रहो, इंटरनल ट्रांसफर, साल भर इंटरनल ट्रांसफर करते रहो करते रहो करते रहो। वही बेटा कई सारा माल ए बेचेगा बी को, कई बी बेच देगा, फिर ए भेजेगा बी को, बी बेच देगा, फिर ए भेजेगा बी को, बी बेच देगा, साल भर बी बेचता रहेगा, पर ईयर एंड में जो भेजा है, आखिरी आखिरी में जो भेजा है, शायद वो बिकने से बी में रह गया। तो हमने तो अभी सिर्फ पूरा माल वो मान लिया कि जो नहीं बिका है, पर एक्चुअल में तो क्या है, कई सारा माल बी बेच चुका होगा और कई सारा माल बी में बच, तो अभी तो हमने वो माना कि बी में माल बच गया, 20 रुपीज का प्रॉफिट जो बच गया ये अभी बी के क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ है, और बी तो अपने स्टॉक 120 पे दिखाएगा आज भी और अगले साल भी, क्योंकि बी के लिए तो कॉस्ट ही 120 है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, बी डिपार्टमेंट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करे कि सारी स्थिति वापस सही हो जाए, तो स्टॉक रिजर्व बना दिया जाए। ये जो क्या किया जाए बेटा, अभी यहां पर बेटा यदि मैं एडजस्टमेंट नहीं करता हूं, चलो 2 मिनट के लिए मैंने कुछ भी नहीं बोला, 2 मिनट मान लो, यदि मैं अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं करता हूं तो बताइए, कोई एडजस्टमेंट नहीं करता हूं तो गलती क्या हो रही है। एक तो निकिता कह रही है स्टॉक को कॉस्ट पे लेंगे, प्रॉफिट बढ़ा हुआ आ रहा है, नेट प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, नोशनल प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को ले रखा है हमने। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड कर लिया है। तो बेटा यहां पर जो गलती हो रही है, आप लोग गलती, सभी लोग एक गलती बता रहे हो कि सर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन गलती यहां पर 2 हो रही है। यदि मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करता हूं तो यहां पर 2 गलती हो रही है, यहां पर 2 गलती हो रही है, ड्वेल मिस्टेक्स। और आप सबने बस गलती बताइए, लेकिन एक ही गलती बताइए।
ट्रांसफर फेयर वैल्यू पे नहीं है। अरे ट्रांसफर तो फेयर वैल्यू पे है बाबा। स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ये बेटा आप बोल चुके। स्टॉक ज्यादा पे आ रहा है वो भी बोल चुके, लेकिन आपको मैंने बताया कि आप गलती एक ही बता पा रहे हो, जबकि अब तो आपको गलती दो पता पड़ चुकी है। गलती अब तो आपको दो पता पड़ी चुकी है कि हमारा स्टॉक भी गलत वैल्यू पे आ रहा है। अभी हमारा स्टॉक भी गलत वैल्यू पे आ रहा है और हमारा प्रॉफिट भी जो अभी जो एक्चुअल में नहीं हुआ, 20 रुपए का जो प्रॉफिट रियलाइज होने से रह गया, 20 रुपए का प्रॉफिट जो ट्रांसफर ने बुक किया था वो चूंकि क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ है, तो न सिर्फ स्टॉक गलत है बल्कि प्रॉफिट भी गलत है। यदि मैं यहां पर एक काम करूं, यदि मैं यहां एक एंट्री करूं, बेटा जब ये सेलिंग डिपार्टमेंट ने बाय स्टॉक लिखा होगा तो यहां पर स्टॉक एट बी डिपार्टमेंट, यहां पर स्टॉक टू ट्रेडिंग करके 120 पे आया होगा। जब यहां 120 क्रेडिट हुआ होगा तो यहां 120 डेबिट हुआ होगा, डबल इफेक्ट दिए होंगे स्टॉक के। और बी डिपार्टमेंट के लिए तो स्टॉक की कॉस्ट 120 ही है और अगले साल बी इसको 120 पे ही रखेगा। ये स्टॉक बी तो 120 पे ही अगले साल ओपनिंग स्टॉक मानेगा ना, बी के लिए तो यही कॉस्ट है। तो हमें ये स्टॉक जो 120 पे आ रहा है बी डिपार्टमेंट के लिए, वो बी डिपार्टमेंट के लिए सही है पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत है। तो हम ऐसा कुछ करें कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टॉक कॉस्ट पे भी आ जाए और जो 20 रुपए का प्रॉफिट एक्सेसिव आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, वो भी सही हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे स्टॉक रिजर्व, स्टॉक पर रिजर्व, स्टॉक पर रिजर्व है ना बेटा। तो यहां जो इसमें जितना प्रॉफिट इंक्लूड है, इस स्टॉक में जितना प्रॉफिट इंक्लूड है, स्टॉक मतलब वो जो बिकने से रह गया, स्टॉक वो जो बिकने से रह गया, इसका मतलब उसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट भी अनरियलाइज रह गया। तो स्टॉक में जो 20 रुपए का प्रॉफिट अनरियलाइज है उसको यहां से बनाओ स्टॉक रिजर्व, यहां से बनाओ स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व, 20 रुपीज यहां डेबिट, जनरल पी में डेबिट और स्टॉक रिजर्व में बाय जनरल पी एंड एल 20 रुपए यहां क्रेडिट। तो हमारा प्रॉफिट नील हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट नील, क्योंकि प्रॉफिट अभी रियलाइज हुआ ही नहीं ना बेटा। ए ने बी को भेजा और बी ने माल रख लिया, बिका ही नहीं अभी, तो प्रॉफिट कहां से हो गया। जब एक्सटर्नल सेल जीरो है तो प्रॉफिट कहां से हो जाएगा। तो यहां पर प्रॉफिट जीरो हो गया एक्चुअल। अब लेकिन हमने क्या करा, ये प्रॉफिट जो नोशनल ले रखा था एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ईयर एंड में उस प्रॉफिट को हमने, क्योंकि वो रियलाइज नहीं हुआ इसलिए हटाया, क्योंकि वो बी के स्टॉक में रह गया था और स्टॉक में जुड़ा हुआ प्रॉफिट है अनरियलाइज, इसलिए हमने वो स्टॉक रिजर्व बना के प्रॉफिट को हटा दिया और यहां डेबिट करके हमने स्टॉक में 20 रुपए क्रेडिट नहीं किया, स्टॉक को कॉस्ट पे भी नहीं लाया, बस एक अकाउंट बनाकर स्टॉक रिजर्व में क्रेडिट कर दिया। तो इधर हमारा बुक्स में स्टॉक अकाउंट बी डिपार्टमेंट के लिए चल रहा है 120 पर और इधर एक स्टॉक रिजर्व का चल रहा है क्रेडिट बैलेंस। अब जब बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट ऑफ एंटिटी, डिपार्टमेंट की नहीं, बैलेंस शीट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा उस बैलेंस शीट में स्टॉक अकाउंट कितने पे आएगा, स्टॉक अकाउंट का बैलेंस तो बेटा यहां पर 120 पे चल रहा है, बाय बैलेंस सीडी, ये 120 का स्टॉक आ रहा है डेबिट, ये स्टॉक तो बेटा 120 पे आएगा ना। और ये स्टॉक का बैलेंस चल रहा है क्रेडिट, टू बैलेंस सीडी 20, इसको यहां दिखा दो, इसको यहां दिखा दो। अच्छा ये बेहतर है या स्टॉक से स्टॉक रिजर्व घटा के दिखाना बेहतर है, स्टॉक लेस स्टॉक रिजर्व या सेपरेट माइनस करना बेहतर है। यस, तो हम क्या करें, स्टॉक दिखाएं इनर कॉलम में 120 पर और इसमें से स्टॉक रिजर्व 20 घटा दें तो स्टॉक अपने आप बाहर कितने पे आ गया, कॉस्ट पर आ गया। तो स्टॉक का बैलेंस चल रहा है डेबिट 120 और स्टॉक रिजर्व का बैलेंस चल रहा है क्रेडिट 20, तो स्टॉक लेस स्टॉक रिजर्व बाहर स्टॉक 100 पे आ गया। तो अब स्टॉक भी बैलेंस शीट के में सही पर आ गया और प्रॉफिट भी अब सही हो गया। तो जो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट था हमने उसके लिए बना दिया स्टॉक रिजर्व। उससे दो गलती ठीक हो गई, न सिर्फ प्रॉफिट जो ज्यादा ले लिया था, वो प्रॉफिट जो अनरियलाइज था वो जो ले लिया था उसको भी हटा दिया, तो प्रॉफिट भी करेक्ट हुआ स्टॉक रिजर्व बनाने से, और स्टॉक रिजर्व बनाने से स्टॉक की बैलेंस शीट वैल्यू भी करेक्ट हो गई। अब बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में स्टॉक 120 पे आ रहा है, बुक्स में स्टॉक 120 पर है और बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में स्टॉक 100 पर है। मैंने आपको बेटा कहा ना, प्लीज एग्जांपल में अमाउंट बदल के मत बदलो, पहले ये समझ लो।
वो सब चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन बेटा एग्जाम्पल में बदल नहीं सकता बार बार। अभी तो आप सिर्फ इतना जो समझा रहा हूँ उसको समझने लो, और उसमें डाउट हो तो जरूर पूछो बेटा। फिर मैंने वही कहा, जो होगी तब की बात तब करेंगे ना बेटा, अभी तो जो है उसको समझ लो, क्योंकि आप उधर पलट जाओगे तो इधर जो समझना है उस पर ध्यान ही नहीं रहेगा बेटा, और नई चीज पर ध्यान चला गया जो आपको अभी ना ये पता पड़ी, न ये समझ में आया, न वो समझ में आया, क्योंकि आप नए क्वेश्चन की तरफ चले गए। और नया क्वेश्चन मैं अभी क्यों बताऊं? तो एंट्री क्या हो गई? जनरल P&L टू स्टॉक रिजर्व। तो हमने ये जो 120 का स्टॉक था, इस 120 के स्टॉक में 20 रुपीज का प्रॉफिट जुड़ा हुआ था जो अनरियलाइज है। तो हमने डिपार्टमेंट बी के लिए तो क्या करा, सेलिंग डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और स्टॉक अकाउंट में 120 डेबिट, ये तो हमने बी डिपार्टमेंट के लिए कर दिया। बी डिपार्टमेंट ने अपना स्टॉक अपनी कॉस्ट पे दिखा दिया, ये हो गई कॉस्ट टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कॉस्ट टू डिपार्टमेंट 120 पे आ गया। अब क्या करें? उसके बाद इसमें जो 20 रुपीज का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, उस 20 रुपीज के प्रॉफिट जो चूंकि वो स्टॉक में जुड़ा है, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा है, मतलब वो अनरियलाइज है, तो हमने उस अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए क्या बना दिया, स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। तो एंट्री क्या कर दी, जनरल P&L टू स्टॉक रिजर्व। तो जनरल P&L में 20 डेबिट और स्टॉक रिजर्व में 20 क्रेडिट। अब हमारी बुक्स में स्टॉक अकाउंट का बैलेंस डेबिट आ रहा है 120 और स्टॉक रिजर्व का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट 20, और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, स्टॉक का डेबिट बैलेंस 120 और स्टॉक रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस 20, उसको नेट कर दिया और बाहर दिखा दिया स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर। और जो बता रहा हूं यही मेथड सबसे बेस्ट है कि स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाए। क्यों दिखाया जाए? एंटिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में क्यों दिखाया जाए? हाँ, डिपार्टमेंट बी के लिए कॉस्ट 120 है, तो वो तो आज भी 120 चल रही है। अगले साल डिपार्टमेंट बी के लिए तो ओपनिंग स्टॉक भी 120 पे होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो 120 सही कॉस्ट नहीं है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट 100 है, तो वो आ भी गया, 100 की कॉस्ट आ गई आउटर कॉलम में। तो मैंने पहले एग्जाम्पल में क्या लिया था, पहले एग्जाम्पल में 120 में माल बी को गया और बी ने उसको 150 में बेच दिया, स्टॉक जीरो था। पहले एग्जाम्पल में स्टॉक जीरो था, तो कोई सारा माल बिक गया, तो जब सारा माल बिक गया तो सारा प्रॉफिट रियलाइज हो गया। कोई माल नहीं बचा, न स्टॉक नहीं बचा, तो अनरियलाइज प्रॉफिट भी नहीं बचा। तो हमने पहले एग्जाम्पल में अनरियलाइज प्रॉफिट का कोई हिंट नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं किया था पहले एग्जाम्पल में, लेकिन दूसरे में मैंने माना कि सारा का सारा माल बच गया, सारा का सारा बच गया, तो सारा का सारा प्रॉफिट अनरियलाइज रह गया, इसलिए मैंने उसके लिए बना दिया स्टॉक रिजर्व, क्योंकि प्रॉफिट स्टॉक में जुड़ा है, तो उसी स्टॉक पर बनाया जाएगा रिजर्व। तभी बैलेंस शीट फाइनली सही होगी और प्रॉफिट भी सभी सही होगा। तो ये जो हमने एंट्री पास की है, जनरल P&L डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, ये एडजस्टमेंट करते ही साल भर में जो आपने गलतियां की थी कि ट्रांसफर वाइज में भेजा था, नोशनल प्रॉफिट बुक कर लिया था, वो सारी करेक्शन हो जाएगी सिर्फ ईयर एंड में एक एंट्री से। ईयर एंड में एक एंट्री कर दी जनरल P&L टू स्टॉक रिजर्व, उससे आपके सारी पाप धुल गए, सारी अकाउंटिंग करेक्ट होगी। जो साल भर आप ट्रांसफर पर करते रहे, इंटरनल ट्रांसफर करते रहे, सेल प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर, ट्रांसफर प्राइस पर प्रॉफिट लेकर, वो सारी गलतियां धुल जाएगी। बैलेंस शीट के असेट में क्या आएगा, देख लो भाई क्या आएगा, ये जो सामने बैलेंस शीट दिख तो रही है, क्या आएगा, 100 रुपीज आएगा कॉस्ट प्राइस। ये सामने बैलेंस शीट बेटा, मैंने ये बैलेंस शीट लिखी, देखो कि बोले पूछ रहे बैलेंस शीट में क्या आएगा, तो ये बैलेंस शीट ही बेटा, उसमें कॉस्ट पे आ जाएगा। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा माल बिक गया, थोड़ा बच गया, कुछ बिक गया, कुछ बिक गया। जो बिक गया, जो बी डिपार्टमेंट में माल बिक गया, उसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट रियलाइज, और जो बच गया उसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट अनरियलाइज। बेटा साथ साथ में लिखते जाया करो। चलिए अब एग्जाम्पल 3, सारी चीजें फिर से आएगी ना बेटा, पर लिखते जाओ, साथ साथ में लिखते क्यों नहीं हो? मैंने कहा है साथ में लिखते जाओ, तो बाद में आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, कई बच्चे बोले सर अब ये दिखाओ, इसलिए बोल रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ए,
मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मिलाकर कुल 2 kg माल प्रोडक्शन हुआ, 2 kg माल बना 200 रुपये का, 200 रुपीज कॉस्ट है 2 kg की। 2 kg 200 रुपये की कॉस्ट का प्रोडक्शन हुआ और ये इसको ट्रांसफर कर दिया बाय ट्रांसफर टू बी डिपार्टमेंट। ये ट्रांसफर कर दिया है 120 प्लस 120 मिलाकर 240 पर। यहां प्रॉफिट हो गया 40 और हम जानते हैं प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए के लिए तो ये प्रॉफिट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट नोशनल है। अब यहां पर दूसरा डिपार्टमेंट है सेलिंग डिपार्टमेंट बी। यहां पर टू ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट 240, 120 प्लस 120 पर आया। यह है सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट, इट इज कॉस्ट फॉर बी डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यहां से बाय सेल 120 प्लस 30 करके इसने बी डिपार्टमेंट ने अपनी कॉस्ट 120 में, बी ने अपनी कॉस्ट 120 में 30 बीस जोड़कर 150 में माल बेच दिया और एक बच गया बाय स्टॉक। एक बेच दिया, एक बच गया। जो बच गया वो कितने पे आएगा? जो बच गया वो कितने पे आएगा? 120 पे आएगा। यस, तो यहां प्रॉफिट कितना आया? 30। ये प्रॉफिट आ गया 30। अब 30 तो बेटा ये डिपार्टमेंट बी तो माल बाहरी लोगों को बेचता है, तो जब बाहरी लोगों को माल बेचा जाता है तो बाहरी लोगों से हुआ प्रॉफिट, आउटसाइडर से हुआ प्रॉफिट तो पूरा रियलाइज होता है। तो 30 रुपए के प्रॉफिट में तो हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये तो एक्चुअल है, रियलाइज है। लेकिन जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है 40 रुपए, उससे हम शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि वो नोशनल था। अब हम बनाया जनरल P&L। एक तो बनाए जनरल, अच्छा पहले आप इसको नोट कर लो, बाद में बोलते सर दिखा दो, सब नोट कर लो। अरे बच्चे बाद में बोलते सर ये दिखा दो, वो दिखा दो, पहले नोट कर लो। ठीक है, अब हमने बनाया जनरल P&L। और यह हमने बनाया स्टॉक अकाउंट फॉर डिपार्टमेंट बी, स्टॉक अकाउंट। और एक बनेगा एक स्टॉक अकाउंट बनने वाला है, जो बनेगा आपको पता है। और उसका बैलेंस शीट तक प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो 40 रुपए का प्रॉफिट है ये भी आएगा जनरल P&L में बाय P&L। ए डिपार्टमेंट से आया 40 रुपया और बी से आया 30। ये आपको बेटा बताइए 20 प्लस 20 है ये, और ये 30 तो पूरा एक ही यूनिट से है। हाँ बेटा, अब यहां पर जर्नलिटी पास की जाएगी, जर्नलिटी पास करनी पड़ेगी। अभी देखिए, अभी हमारी अकाउंटिंग में जो हमने किया वो तो किया, क्योंकि हमने इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर प्राइस पे किया है, साल भर करते रहे। अब साल के एंड में पता पड़ा
कि डिपार्टमेंट बी में 120 का स्टॉक पड़ा हुआ है। ये बी डिपार्टमेंट के लिए भले कॉस्ट होगी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कॉस्ट नहीं है। इसमें डिपार्टमेंट ए का बुक किया हुआ 20 रुपए का प्रॉफिट शामिल है, जो कि नोशनल था और नोशनल ही रह गया। नोशनल था, नोशनल ही रह गया। वो था ना, वो गाना सुना होगा, मेरा जीवन कोरा कागज ही रह गया। क्या है वो? था ना मेरा जीवन, वो पता नहीं कौन सी फिल्म का गाना था। कोरा मतलब ये प्रॉफिट नोशनल का नोशनल रह गया, वो एक्चुअल में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। तो बेटा ये जो प्रॉफिट है, इसमें ये मान लो ए प्रोडक्ट था, ये बी था। ए और बी, सॉरी ए बी नहीं, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, ये 2 आइटम भेजे थे। उसमें आइटम नंबर 1 बिक गया और आइटम नंबर 2 बचा हुआ है। तो ये प्रॉफिट जो आइटम नंबर 1 का था और ये आइटम नंबर 2 का था। बताओ इसमें से कौन सा प्रॉफिट अनरिलाइज रह गया? जो क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ प्रॉफिट है 120। अच्छा ये बेटा ये वाला माल तो बिक गया, ये वाला, इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट 20 रियलाइज या अनरिलाइज? जो 150 में जुड़ा, सेल में जुड़ा हुआ प्रॉफिट तो होता है, सेल में जुड़ा हुआ प्रॉफिट होता है रियलाइज, यस, और स्टॉक में जुड़ा हुआ प्रॉफिट होता है अनरियलाइज। तो सेल में जुड़ा हुआ प्रॉफिट रियलाइज है, तो हमें सेल में जुड़े हुए प्रॉफिट के लिए, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो प्रॉफिट पहले ले चुके। ये प्रॉफिट तो 20 + 20 पहले ही ले चुके। तो जो प्रॉफिट रियलाइज हो गया उसके लिए प्रॉफिट लेने की चिंता मत करो, वो तो हम पहले ही उसमें से। लेकिन हमें स्टॉक में जो जुड़ा हुआ प्रॉफिट है वो अनरियलाइज है, हमें वो प्रॉफिट हटाना है, क्योंकि हम ये प्रॉफिट ले चुके थे नोशनली। तो हमें यहां बनाना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व, यहां बनाना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व टू स्टॉक रिजर्व। एंट्री क्या होगी? जनरल P&L टू स्टॉक रिजर्व। ये इस 120 में जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 20, ये प्रॉफिट है अनरियलाइज, क्योंकि ये बिकने से रह गया, और बिकने से रह गया मतलब इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट अनरियलाइज रह गया। तो हमें 20 रुपीज का बनाना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व। वो यहां डेबिट होगा। एंट्री क्या होगी? जनरल P&L टू स्टॉक रिजर्व। तो जनरल P में डेबिट और स्टॉक रिजर्व में बाय जनरल P&L ₹20। ये हमने, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या करा मैंने? पहले स्टॉक की तो एंट्री की नहीं मैंने। वो स्टॉक 120 जो यहां क्रेडिट हुआ बाय स्टॉक, वो यहां आएगा ना स्टॉक अकाउंट में, टू ट्रेडिंग अकाउंट। 120 का स्टॉक आया, डिपार्टमेंट बी के लिए 120 ट्रेडिंग में क्रेडिट, स्टॉक में डेबिट, और स्टॉक रिजर्व तो यहां बनेगा जनरल P में डेबिट और स्टॉक रिजर्व में क्रेडिट बाय जनरल P&L ₹20। ये हमने 20 रुपए का अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए बना दिया स्टॉक रिजर्व। तो जनरल P में डेबिट और स्टॉक रिजर्व में क्रेडिट। तो हमारा प्रॉफिट एक्चुअल आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट लिख रहा हूं मैं इसको, कितना आ गया? 50। इसमें 20 + 30, 20 वाला प्रॉफिट जो डिपार्टमेंट ए ने बुक किया था वो रियलाइज हो गया, और 30 रुपीज प्रॉफिट डिपार्टमेंट बी का रियलाइज। कुल मिलाकर प्रॉफिट 50 रुपए आ रहा है, और 50 कैसे आपको पता भी है। अब यहां पर बैलेंस शीट में क्या दिखाऊं? ये स्टॉक, ये स्टॉक बैलेंस शीट में आएगा, यस, 120 पर। और ये स्टॉक रिजर्व जिसका बैलेंस क्रेडिट है, 20 रुपए का स्टॉक रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है, जो अनरियलाइज, वो बजाय मैं इसको लाइब्रेरी में दिखाऊं, उसको मैं यहां से लेस करके दिखाऊं। ये मैंने बताया, ये समझाया आपको कि हमें अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए ईयर एंड में एडजस्टमेंट करना होता है, और उसकी एंट्री होती है जनरल P&L डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। हमें अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए स्टॉक पर रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। जो स्टॉक बिकने से रह गया, मीन्स वी हैव टू क्रिएट स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, which is included in closing stock of transferee department।
A to Z क्लियर, वेरी गुड। संभव, थैंक यू बेटा। थैंक यू। तो जो स्टॉक बचा था बी डिपार्टमेंट में 120, उस 120 में 20 रुपीज का प्रॉफिट जुड़ा है डिपार्टमेंट ए का जो अनरियलाइज है, तो हमने उस 20 रुपीज के प्रॉफिट को हटा दिया, हमने उस 20 रुपीज के लिए बना दिया स्टॉक रिजर्व। तो एंट्री होगी जनरल पीएल टू स्टॉक रिजर्व, और मैंने आपको बैलेंस शीट तक जाके दिखा दिया। नेक्स्ट ईयर, अब जिनको समझ में आ गया है अच्छे से उन्हीं को आगे समझ में आएगा, अभी बाकी तो थोड़े बहुत कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कसम खा के बैठे हैं कि हम अपना दिमाग लगाएंगे, सर की बात नहीं सुनेंगे। जो अपना दिमाग को ज़्यादा लगाकर टीचर की बात को रिस्पेक्ट नहीं देते, टीचर की बात को मतलब ध्यान नहीं देते हैं, वो अपनी ख्यालों में रहते हैं, सर ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो उनको समझ में आएगा ही नहीं बेटा। बेटा ये वीडियो फिर से देख लेना। और क्या बोल सकता हूँ, मैंने तो एक एक स्टेप बता दी, एक एक स्टेप बारीक बारीक से। तो अब शाम को मैं आपको लेक्चर ओपन कर दूंगा, आप इसको फिर से देख लेना। बेटा मैं ये रिपीट तो कर नहीं सकता, आपके काफ़ी बच्चों ने बताया कि एकदम क्रिस्टल क्लियर, A to Z क्लियर। कितने बच्चे बोल रहे हैं? तो देखिए, जिसको नहीं समझ में आया बेटा वो क्या करूंगा, ये लेक्चर शाम को फिर से देख लेना, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर से बताना तो पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए। इतनी बातें मैंने एक एक यूनिट ली, एक यूनिट ली और बेच दी, एक यूनिट ली नहीं बेची, फिर 2 यूनिट ली, एक बेची एक नहीं बेची। इससे ज़्यादा क्या बेटा चाहोगे आप? कुछ नहीं हो सकता इससे ज़्यादा क्लियर। उसकी वजह क्या है, आपका अटेंशन नहीं होता है, आप मतलब अपने खुद के डाउट में ऐसे उलझे रहते हो कि वो मेरी बात पे ध्यान नहीं देते हो। तो बेटा इससे ज़्यादा आप टीचर से उम्मीद क्या कर सकते हो? आप इंडिया का कोई भी वीडियो उठा के देख लो, सीधे बताया जाता है स्टॉक कैसे बनाना। ये एक एक यूनिट लेके नहीं बताते हैं, वो सिर्फ आप रट लेते हो। मैंने कहा रटना तो बहुत आसान है कि क्लोजिंग स्टॉक लिया और क्लोजिंग स्टॉक पर एक रेट लगाई और रेट पर स्टॉक कैसे बना दिया, खत्म। क्यों बना वो सब कुछ पता नहीं होता, सिर्फ बनता है। सीधे बच्चों को रटना आसान होता है कि हाँ सर इसमें क्यों दिमाग पच्ची करे, इसमें दिमाग पच्ची हो रही है। और दिमाग पच्ची वही कर सकता है जो रिसर्च ओरिएंटेड है, सीखने की इच्छा रखता है। अदरवाइज तो सिंपल क्या करो, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो आप फॉर्मूला लगा देना कि भाई जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट है उसके स्टॉक पर ट्रांसफर डिपार्टमेंट की जीपी लगा दो, ये काम खत्म हो गया। और ये आंसर निकाल लो और खत्म, बस। कुछ भी दिमाग नहीं लगाने का, फिर वो रटने वाली बात आ गई। और बेटा हमारे कई सारे बच्चे हैं जो ग्रास्पिंग जिनका अच्छा है तो वो समझ सकते हैं, तो बेटा वो आपकी प्रॉब्लम है ना। अच्छा अब देखो बेटा नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा बेटा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जो ये जो बेटा स्टॉक है, इस बी डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है 120, अगले साल बेटा अब मैं इसको समझाऊं, अच्छे बच्चों को तो मजा आएगा सुनकर समझकर। बेटा ये जो 120 का क्लोजिंग स्टॉक है सेलिंग डिपार्टमेंट का, अगले साल इसी के लिए 120 ओपनिंग होगा, अगले साल ये 120 ओपनिंग होगा। मैं अगले साल जाकर समझा रहा हूं, जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसके लिए। और मुझे पता है कि काफी बच्चों को समझ में आ ही जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक जो बी डिपार्टमेंट का है 120, ये अगले साल ओपनिंग स्टॉक होगा बी डिपार्टमेंट का, और अगले साल ये बी डिपार्टमेंट बेच देगा 150 में। तो अगले साल बी डिपार्टमेंट ये बेच देगा 150 में, उसके यहाँ स्टॉक आएगा ट्रेडिंग में 120 में, बिकेगा 150 में, 30 रुपए का प्रॉफिट आएगा। तो फिर ये जो स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है अगले साल क्या हो जाएगा, ये 20 रुपए का जो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है, ये जो आपने स्टॉक रिजर्व बनाया है अनरियलाइज्ड, अगले साल ये क्या हो जाएगा, अगले साल ये हो जाएगा रियलाइज्ड, अगले साल ये हो जाएगा रियलाइज्ड। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक बी में सबसे पहले बिकेगा, अगले साल ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले बिकेगा, और बिकते ही ये स्टॉक रिजर्व जो अनरियलाइज है अगले साल हो जाएगा रियलाइज। तो इस स्टॉक रिजर्व को अगले साल में क्या करूंगा, इस स्टॉक रिजर्व को अगले साल में स्टॉक रिजर्व से डेबिट करके जनरल पीएल में क्रेडिट करूंगा ना, उल्टी एंट्री मारूंगा ना, तब तो ये प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा। तो उसे रियलाइज मानने के लिए मुझे अनरियलाइज ये स्टॉक रिजर्व से डेबिट करके अगले साल इसको जनरल पीएल में क्रेडिट करना पड़ेगा। इतने में तो कोई बच्चों को मजा आ गया कि हाँ सर बिल्कुल लॉजिकल है। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अगले साल का होगा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अगले साल क्या होने वाला है, रियलाइज्ड। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगले साल सबसे पहले बिकता है फीफो बेसिस पर, फीफो बेसिस पर ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले बिकेगा। बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये बी का अगले साल ओपनिंग स्टॉक होगा, और फीफो बेसिस पर बी ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले बेचेगी। तो वो 120 का माल 150 में बेचते ही
बिकते ही बी को तो प्रॉफिट 30 रुपए का होगा, पर जो 20 रुपए का अनरियलाइज था वो भी तो अगले साल रियलाइज हो जाएगा, तो अगले साल फिर से प्रॉफिट 50 हो जाएगा ना फाइनली। तो ये अनरियलाइज है, अगले साल ये रियलाइज है, इसीलिए हमने इस प्रॉफिट को उठा के अभी इस प्रॉफिट को हमने कैंसिल नहीं किया। ये प्रॉफिट जो हमने बनाया ना स्टॉक रिजर्व, जनरल पील में 20 डेबिट और स्टॉक्स में 20 क्रेडिट, ये हमने प्रॉफिट कैंसिल नहीं किया, ये प्रॉफिट उठाकर अलग अकाउंट में रखा हुआ है, क्योंकि अगले साल ये रियलाइज होने वाला है, तो अगले साल ये रियलाइज होने वाला है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको समझाया है रिगार्डिंग स्टॉक रिजर्व। तो नेक्स्ट ईयर, अच्छा लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है अभी कई बच्चे समझ नहीं पाएंगे जिनको अभी करंट ईयर में ही होश उड़े हुए हैं। कुछ बच्चे बेटा, वो ज्यादा नहीं होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनके करंट ईयर में होश उड़े हैं। अब उनकी क्या प्रॉब्लम है बेटा, मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा दिए। मैंने पहले एक एग्जाम्पल लिया जिसमें 1 यूनिट ली, उसको नहीं पूरा बेच दिया, दूसरे में 1 यूनिट ली, उसको नहीं बेचा, तीसरे में 1-2 यूनिट लेके 1 बेच दिया कि नहीं बेचा। अब बताओ इससे अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो बेटा अपने में कमी ढूंढो, ये सर समझ में क्यों नहीं आया। तो टाइम अपना कितने बजे तक का है, 10:45 या 11 तक है। अब बेटा नेक्स्ट ईयर समझाने मुझे डर लग रहा है। हाँ ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट ईयर चलो नेक्स्ट ईयर ले लो। नेक्स्ट ईयर ये मैंने बनाया नेक्स्ट ईयर, डिपार्टमेंट बी, यहां आया ओपनिंग स्टॉक 120 पर, इसने इसको सेल कर दिया 150 पर, तो यहां प्रॉफिट जो बी को आया बेटा वो 30 रुपीज आया। ये जाएगा जनरल P&L में, बाय P&L डिपार्टमेंट बी का आया 30। बेटा बी तो प्रॉफिट 30 ही बता रहा है, अगले साल 120 बी का ओपनिंग स्टॉक, बी ने इसको बेटा बेच दिया 150 में, बी को प्रॉफिट 30 रुपीज हुआ, बी का प्रॉफिट आ गया जनरल पेल में। क्या एक्चुअल में प्रॉफिट 30 हुआ है या वो 20 रुपए भी हो गया है। तो बेटा हमारे यहाँ एक अकाउंट और भी तो खुला हुआ है, स्टॉक अकाउंट भी तो खुला हुआ है, स्टॉक रिजर्व। बेटा ये जो स्टॉक रिजर्व आपने खोला था, इसका बैलेंस यहां आ रहा था ना बेटा 20 रुपीज क्रेडिट, तो अगले साल ये इधर आएगा ना बेटा, अगले साल यहां आएगा बाय बैलेंस BD 20 रुपीज। अब क्या करूं बेटा इसको, ये स्टॉक रिजर्व जो इस साल ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है, ये है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। बेटा चूंकि ये ओपनिंग स्टॉक बिक गया या बचा, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले बिकेगा फीफो बेसिस पर, ये बिक गया तो इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट जो पहले पिछले साल अनरियलाइज था वो इस साल रियलाइज हो गया। तो ये स्टॉक रिजर्व जो लास्ट ईयर था अनरियलाइज, लास्ट ईयर इट वॉज unrealized, but now it is realized. ओपनिंग स्टॉक हैज बीन सोल्ड, तो ओपनिंग स्टॉक बिकते ही ये प्रॉफिट, तो इसको कहां ले आओ जनरल P&L में, यहां डेबिट और जनरल P&L में बाय स्टॉक रिजर्व इज 20। तो ये अकाउंटिंग कुछ को समझ में आएगी पूरी लॉजिक से, पूरे एंट्री से, पूरे अकाउंट से। हम इस 20 रुपए के, तो बेटा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व को अगले साल रियलाइज मानकर उसको जनरल P&L में क्रिएट करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ बेटा मेरी कोशिश पूरी होती है, मैं बहुत 0-0 से बताऊं, लेकिन ठीक है कुछ बच्चों को ग्रॉस्पिंग वीक होता है, हो सकता है उस वक्त ध्यान नहीं दिया हो, कई अच्छे बच्चे भी होते हैं उनको समझ में नहीं आता। बेटा इवनिंग में मैं हर चीज को बोल दूंगा कि ये वीडियो एज इट इज अपलोड कर दे, फिर से देख लेना, और मैं इसको फिर कल तक हटा दूंगा, आज डाल दूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको भी समझ में नहीं आया बेटा फिर से देख लेना, एक एक यूनिट लेके बताइए मैंने, एक यूनिट है ना बेटा। ठीक है, तो यहां पर फाइनल आउटकम फॉर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, फॉर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व
क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स प्रॉफिट विच इज अनरियलाइज। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व के लिए क्या बोल रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट जुड़ा होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं बिका मतलब प्रॉफिट नहीं बिका, इसलिए इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ। जब यह स्टॉक अगले साल बिकेगा तब यही अनरियलाइज प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा। तो ये मैंने क्लोज स्टॉक के लिए, हाँ यहां एंट्री क्या होगी? जनरल P&L टू स्टॉक रिजर्व। ये मैंने लिखा है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। ये क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ प्रॉफिट, क्योंकि स्टॉक नहीं बिका तो इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट क्या हो गया? अनरियलाइज। इसलिए हमने इसको क्या किया? अभी हमें एलिमिनेट करना है। हमें इस प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के लिए हमने जनरल P&L टू स्टॉक रिजर्व, तो हमने प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया, प्रॉफिट एलिमिनेट कर दिया, प्रॉफिट कम कर दिया। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। अगले साल वही क्लोजिंग स्टॉक बेटा अगले साल ओपनिंग स्टॉक होगा, और वही स्टॉक रिजर्व अगले साल ओपनिंग स्टॉक रिजर्व होगा। ये क्या होगा? इट विल बी रियलाइज्ड this year. It will be realized this year. Opening stock will be sold first. Assuming FIFO। बेटा हम FIFO मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ओपनिंग स्टॉक पहले बिकेगा और ओपनिंग स्टॉक बिकते ही ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रियलाइज्ड। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? स्टॉक रिजर्व डेबिट टू जनरल P&L। प्रॉफिट बढ़ाएंगे क्योंकि प्रॉफिट रियलाइज हो गया। ये स्टॉक रिजर्व जो अनरियलाइज था बेटा, पिछले साल अनरियलाइज था ना, कब तक रहेगा अनरियलाइज? जब तक वो स्टॉक नहीं बिकेगा तब तक अनरियलाइज, और बिकते ही वो रियलाइज। और रियलाइज होती है तो आपको रिवर्स एंट्री माननी पड़ेगी ना। जब आपने जो एंट्री की थी अनरियलाइज की, उसकी उल्टी एंट्री मार दो, स्टॉक रिजर्व डेबिट टू जनरल P&L। पहले ये समझ लो जो बताया, बाकी के क्वेश्चन बाद में। ये सब आपको पीडी मिल जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, बाय बाय। बेटा मैंने हिंदी में लिखा है, आप समझ लेना। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड प्रॉफिट विच इज अनरियलाइज। नहीं बिका इसलिए इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट नहीं बिका, इसलिए इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ है। नहीं बिका इसलिए इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ है। जब यह स्टॉक अगले साल बिकेगा तब यही अनरियलाइज प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय। चलिए, हेलो। बच्चों को पता है ना, तरुण सर की बोल तो रहे, कम नीलो है, बच्चे बोल रहे हैं। हेलो बेटा, अर्ली बर्ड वालों शायद वो पूछ रहे हैं कि तो अभी तरुण सर की क्लास है ना अभी तो। हेलो, अभी तरुण सर की क्लास है ना, अर्ली बर्ड वाले पूछ क्यों रहे हैं? अभी तरुण सर की क्लास है ना बेटा 10:45 से, सबको पता है। तो फिर क्यों फोन करके पूछ रहे हैं कि तरुण सर की है कि नहीं? बेटा है ना तरुण सर की क्लास 10:45 से लॉ की। थैंक यू।